रिप्रोडक्शन नाम से ज़ाहिर है कि रिप्रोड्यूस करना, तो लिहाजा रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल न्यू ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं अपने जैसे। और अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक बेसिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और ये लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाए तो लाइफ की जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी, और है जो लोग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आगे नस्लें नहीं पैदा होंगे। और थर्ड नंबर पे हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हमें स्टडी ऑफ इवोल्यूशन में हेल्प देता है, क्योंकि जैसे नए नए ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ कस्म के डेवलपमेंट आते हैं जो कि हमें एक इवोल्यूशन रिलेटेड स्टडी प्रोवाइड कर देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपके कंसेप्ट के लिए। आगे पूरे लेक्चर में यही इस्तेमाल होंगे। हमें पता है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के लिए बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, और लिहाजा रिप्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम के अंदर हम फिर होते हैं आर्गन, लिहाजा उन आर्गन को हम रिप्रोडक्टिव आर्गन कहेंगे। और रिप्रोडक्टिव आर्गन के लिए बायोलॉजी में एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है गोनेड्स। गोनेड्स ज़ाहिर बात है कि दो किस्म के होंगे, मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स को यानी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम टेस्टिस कहते हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी गोनेड्स को हम ओवरीज कहते हैं। ये जो गोनेड्स है आर्गन है यानी टेस्टिस और ओवरी, इसके अंदर कुछ रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे जिसको हम गीमीट्स कहते हैं या सेक्स सेल कहते हैं। टेस्टिस के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव सेल गीमीट बनेगा उसको हम स्पर्म कहेंगे, जबकि ओवरी के अंदर जो बनेगा उसको हम ओवा या एग कहते हैं। दोनों जो है स्पर्म और ओवा, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। और हमें पता है कि ह्यूमन का जो नॉर्मल सेल है उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, लिहाजा इसमें हाफ क्रोमोसोम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हेप्लाइड है, यानी स्पर्म और एग हेप्लाइड है। और हेप्लाइड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 23 क्रोमोसोम है। और जब भी हेप्लाइड लफ्ज़ आएगा वहाँ पे एक प्रोसेस आएगा, उसका नाम होगा मियोसिस, क्योंकि हेप्लाइड सेल प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो लिहाजा स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनना और एग ओवरीज के अंदर बनना, इसके लिए मियोसिस का प्रोसेस होता है। आगे हम डिटेल से देखेंगे। और अभी हमने देखा कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म और ओवरीज के अंदर ओवा या एग बनता है, तो इस प्रोसेस को हम गीमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवा बनता है तो ओजेनेसिस। इन दो प्रोसेस को आगे हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। जब स्पर्म और ओवा मिल जाता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इससे जो नया सेल बनेगा दोनों के कम्बिनेशन से उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 23 क्रोमोसोम एक तरफ से आ रहे हैं और 23 क्रोमोसोम दूसरी तरफ से, तो जो ज़ायगोट होगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। और अगर 46 क्रोमोसोम है तो इसलिए हम कह सकते हैं ज़ायगोट जो है वो डिप्लॉइड है, यानी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो मैंने आपको स्लाइड यहाँ पे शो किया है ये आगे पूरे लेक्चर में काम आने वाला है, तो ये आपको गौर से समझना है। अच्छा, हम बात लेके गए हैं गीमीट्स और एग की तरफ। और अभी हमने पढ़ा कि जब ये गीमीट्स फ्यूज़ होंगे, इकट्ठे होंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गीमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा आर एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ज़ायगोट, कि जब ये गीमीट्स मिलेंगे तो इससे ज़ायगोट प्रोड्यूस होगा, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ज़ायगोट जो है वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव है नेक्स्ट जनरेशन का, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। और या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हेप्लॉइड सेल कन्वर्ट हो जाता है डिप्लॉइड सेल में, यानी स्पर्म और एक हेप्लॉइड थे और उससे ज़ायगोट बना और वो डिप्लॉइड है, तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं, एक है एक्सटर्नल और दूसरा है इंटरनल। नाम से ज़ाहिर है एक्सटर्नल कहते हैं बाहर और इंटरनल अंदरूनी। यानी जब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो जाए या ज़्यादातर वाटर में होता है तो इस टाइप को हम एक्सटर्नल कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो जाए विद इन द बॉडी, तो इस प्रोसेस को फिर हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है कि
फीमेल अपना एग रिलीज़ कर देता है वाटर को, और इस तरह मेल भी अपना स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है, या आप कह सकते हैं कि स्प्रे कर देता है इन एग के ऊपर, और इसी तरह वाटर इन दोनों चीज़ों को मुंह करके मिला देता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इसी तरह डेवलपमेंट भी जो है वो भी आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है, क्योंकि स्पर्म और ओवा बाहर ही मिलते हैं, ज़ायगोट वाटर में होता है, बॉडी से बाहर होता है, तो लिहाजा ज़ाहिर बात है कि डेवलपमेंट भी बाहर होगी। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल जो है वो अपना स्पर्म इंट्रोड्यूस कर देता है फीमेल बॉडी में, और स्पर्म क्योंकि मोटाइल होते हैं उसमें हरकत होता है, वो एग को अप्रोच कर देता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और डेवलपमेंट भी है वो भी इनसाइड ऑफ बॉडी होती है, क्योंकि ज़ायगोट इनसाइड ऑफ बॉडी होती है। अगर और डिफरेंस हम देख लें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है वो या गीमीट्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वाटर है, आउटसाइड डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन है। और जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गीमीट्स की प्रोडक्शन स्मॉल नंबर में होती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट सब कुछ होता है। और इसके अलावा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में गीमीट का जो लॉस है वो मैक्सिमम चांसेस है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे गीमीट का लॉस के मिनिमम चांसेस है। तो ये आपको फर्टिलाइजेशन का पता चला, और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और ये हमारा कोर्स का मेन हिस्सा है, और इस यहाँ से एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। रिप्रोडक्शन के हमारे पास दो टाइप्स है, एक है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं विदाउट फ्यूजन ऑफ गीमीट, यानी यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फ्यूजन ऑफ गीमीट स्पर्म और ओवा की फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होता। जबकि सेक्सुअल में ये ऐसा टाइप है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है बाय द फ्यूजन ऑफ गीमीट्स, यहाँ पे बाकायदा तौर पर गीमीट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल में कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। जेनेटिक वेरिएशन तब होगा जब स्पर्म और ओवा मिलेगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम एक से आएंगे, 23 क्रोमोसोम दूसरे से आएंगे। जो मेल क्रोमोसोम होंगे उसमें कोई डिफरेंट कम्बिनेशन होगा जीन का, और फीमेल में कोई डिफरेंट होगा, और जब ये कंबाइन होंगे तो एक अलग सेटअप बनेगा, तो तब ये सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन टेक प्लेस होगा। और एसेक्सुअल में कोई भी कम्बिनेशन नहीं होगा गीमीट्स का, एक ही गीमीट आगे अपने जीन को ट्रांसफ़र करेगा, तो इसलिए जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में हम कह सकते हैं जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल होंगे। जबकि सेक्सुअल में जेनेटिक वेरिएशन है तो इसलिए ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होंगे, और हम ह्यूमन में इस केस को अब बखूबी देख सकते हैं। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जबकि सेक्सुअल में बोथ मेल और फीमेल इन्वॉल्व है, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेल से आएगा स्पर्म में से, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो वो फीमेल से आएगा ओवा में से, और कंबाइन होंगे तो एक न्यू जेनेटिक वेरिएशन पैदा होगी। एसेक्सुअल के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसा कि फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, पार्थेनोजेनेसिस है। थोड़ा मैं ओवरव्यू देता हूँ। फिजन कहते हैं डिवीजन को, और अगर एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाए तो बाइनरी फिजन, और अगर एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल में बहुत ज़्यादा में डिवाइड हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि शुरू में एक ऑर्गेनिज्म है और उसका जो दरमियान में न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया है, और फिर साइटोप्लाज्म बीच में से डिवाइड हो गया और दो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गए हैं। जबकि मल्टीपल में आपके देख सकते हैं कि अंदर से बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बने हैं, और फिर ऊपर जो सिस्ट है, मेम्ब्रेन है, वो बस्ट करके पूरे ऑर्गेनिज्म को रिलीज़ कर गए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म से एक छोटा सा बड निकलता है, और वो बड जो है वो फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर देता है, और बडिंग ज़्यादातर हाइड्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम फ्रेगमेंटेशन के कहते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं टुकड़ों को, पीसेस को। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और फिर हर टुकड़ा, हर पीस नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। तो ये ज़्यादातर प्लेनेरा में देखा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एग फर्टिलाइज नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन के बगैर वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और वहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस और एम्ब्रियो प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ आप चारों मेथड में देख सकते हैं एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, और यहाँ पे कोई फ्यूजन ऑफ गीमीट नहीं है, न स्पर्म और एग, यहाँ पे कोई कम्बिनेशन नहीं है। एक ही पेरेंट से आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स को।
तो ये दो टाइप्स है रिप्रोडक्शन के। जो दो टाइप्स हमने पढ़े, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि वन सेक्स इन्वॉल्व है, वन पेरेंट इन्वॉल्व है, और अगर वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो एनर्जी भी कम इस्तेमाल होगी। और ये भी हमने पढ़ा कि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो लिहाजा जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेड है, वो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में पास हो जाते हैं। और इसके अलावा कम टाइम लेता है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने में, तो जो पॉपुलेशन है वो रेपिडली इंक्रीज़ कर सकता है। और अगर हम एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देख लें तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन है और ये हमें इवोल्यूशन की स्टडी में मदद करता है। और इसके अलावा अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो वो कम चांसेस है कि आगे बच्चों को ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि बच्चों में न्यू कम्बिनेशन बनेगा। और इसके अलावा जो हार्मफुल ट्रेट है और अगर कम मेयारी वाली ट्रेट है वो आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र तो नहीं होंगे। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिहाज से। अगर हम डिसएडवांटेज देख लें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है और डिजीज़ जो है वो पास हो सकता है। पॉजिटिव ट्रेट भी पास होता है लेकिन उसके साथ डिजीज़ भी पास हो सकता है। जबकि डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख लें तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम है और लॉस ऑफ मोर एनर्जी है। तो ये आपको पॉइंट जहन में रखने हैं। आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव पैटर्न। जितने भी एनिमल है वो 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 है ओवी पेरस, दूसरा है ओवो वी पेरस और वीवी पेरस। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले देखते हैं, ऊपर वालों को कंपेयर करते हैं। दोनों में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, दोनों में जो एग है वो इनसाइड ऑफ बॉडी होगी, यानी ये ऑर्गेनिज्म एग को बाहर ले नहीं करेंगे, और दोनों में जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड ऑफ बॉडी होगी। तो इसमें फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ओविपेरस में जो यंग वन जो अंदर डेवलप होगा एम्ब्रियो, वो अपना फूड जो है वो यॉक ऑफ एग से लेगा। याक जो है वो जर्दी हैं, वहाँ से जो है वो अपना फूड लेगा। जबकि वीवी पेरस में यंग वन जो है या एम्ब्रियो है जो है वो अपना फूड डायरेक्ट मदर से बाय द प्लेसेंटा के ज़रिए लेगा। तो ये एक फ़र्क है, सिर्फ फूड लेने में फ़र्क है, बाकी फर्टिलाइजेशन एग और डेवलपमेंट सब कॉमन है। अगर हम ओवी पेरस की बात कर लें तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एनिमल का जो एग है वो इनसाइड ऑफ बॉडी नहीं होगा, जिससे ऊपर दोनों किस्में था, और एग जो है वो एनिमल ले करेगा। और अगर एनिमल एग ले करेगा तो ज़ाहिर बात है कि डेवलपमेंट भी बाहर होगी। और जो मेजॉरिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स है और ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स भी वो ओवी पेरस है। अब हम अपने मेन जो टॉपिक है उसकी तरफ आएंगे, जो कि है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, जिसमें हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है। अगर हम मेल में देख लें तो स्पर्म का प्रोड्यूस करना और पर ही स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र करना, इसको हम कहते हैं कि फंक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और फीमेल का मतलब उसी तरह है जहाँ पे वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ओवा है। और इसके साथ साथ जो न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो भी तो फीमेल बॉडी के अंदर होगा। तो जब वो यूट्रस में होता है तो तब उसका नाम एम्ब्रियो होता है, और उसको नरिश करना और उसका प्रोटेक्शन करना और उसको इधर उधर कैरी करना, ये भी जिम्मेदारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि जो सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल का है, क्योंकि वो सिर्फ स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है। आगे जो 9th मंथ डेवलपमेंट है वो तो फीमेल बॉडी के अंदर होनी है। तो जो हम कह सकते हैं यहाँ से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कम्प्लेक्स है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो अभी हम बार बार बोलते जा रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो मेल में टेस्टिस है, जो कि पेयर के फॉर्म में मौजूद है, और रिप्रोडक्टिव आर्गन जो फीमेल में है वो ओवरीज है, वो भी पेयर के फॉर्म में मौजूद है। अगर हम टेस्टिस की क्रॉस सेक्शन एरिया देखें यानी अंदर देख ले तो उसके अंदर आपको ट्यूब्स नज़र आएंगे। तो इन ट्यूब्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम ओवरीज को कोल के अंदर से देख लें तो वहाँ पे आपको सेक तेलीनुमा शिकल नज़र आएंगे, उसको हम फॉलिकल्स कहते हैं।
तो यहाँ मेल में जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो होती है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और एग की प्रोडक्शन होती है फॉलिकल में। पहले हम यही बोलते हैं कि स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के अंदर और एग प्रोड्यूस होता है ओवरीज के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक पॉइंट पे आएंगे, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स, ये नाम आपको याद रखना है। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जब जॉइन हो जाता है तो इससे एक ट्यूब बन जाता है, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। और जब फॉलिकल जॉइन हो जाते हैं तो उससे भी एक ट्यूब बन जाता है, उसको हम कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, या इसको हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं या ओविडक्ट भी कहते हैं। यहाँ मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। अगर एक साइड आप याद कर लेंगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगा, और हमारे जो दोनों टॉपिक है वो एक साथ भी कवर हो रहे हैं। एपिडर्मिस का फंक्शन है कि यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, मैच्योर हो जाता है और उसमें मूवमेंट की सलाहियत आ जाती है। और फॉलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन है वो यहाँ पे एक जो है वो स्पर्म का इंतज़ार करेगी, ओवरी से निकलेगी और फॉलोपियन ट्यूब में वेट करेगी स्पर्म की एंट्री का या फर्टिलाइजेशन का। एपिडर्मिस के बाद जो ट्यूब है उसका नाम है डक्ट डिफरेंस, फिर एम्पूला, फिर एजिकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। ये पाथवे है स्पर्म का, यानी पहला स्पर्म बना स्पिनिफरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद आया एपिडार्मिस में, वहाँ पे स्टोर हुआ, मैच्योर हुआ, मूवमेंट की सलाहियत रखी, उसके बाद डक्ट डिफरेंस से जाता हुआ एम्पूला में, फिर एजिकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल गया। और इसी तरह कुछ और स्ट्रक्चर भी मौजूद है फीमेल बॉडी में, जो कि है फिम्ब्राई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि ओवा को यूट्रस की जानिब धकेलने में मदद देता है। और इसके अलावा यूट्रस हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, विजाना है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, विजाना है जहाँ पे स्पर्म रिसीव होगा, एक्सटर्नल जेनिटलिया है जो सेक्सुअल अराइवल में रिस्पांस देता है, और इसके अलावा मेमरी ग्लैंड है जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होगी बेबी को फीड करने के लिए। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्पर्म पाथवे है, इसके रास्ते में कुछ ग्लैंड्स आते हैं जिसमें सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। जैसे ही स्पर्म आगे जाता है तो ये ग्लैंड अपना सिक्रीशन साथ साथ कर देता है, और जब स्पर्म निकलता है तो उस टाइम स्पर्म के साथ स्पर्म भी होता है और इसके साथ ये 3 ग्लैंड की सिक्रीशन भी होती है। तो स्पर्म और इन 3 ग्लैंड की सिक्रीशन को फिर हम कोलेक्टिवली सेमन का नाम देते हैं, और ये जो सिक्रीशन है ये स्पर्म को नरिशमेंट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ गीमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गीमेट। हम पढ़ रहे हैं कि स्पर्म और ओवा बन रहे हैं टेस्टस और ओवरीज के अंदर, तो कैसे बन रहे हैं अब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। गीमेटोजेनेसिस के 2 टाइप हो सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ओजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ ओवा और एग। स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टस में होता है और टेस्टस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है, और एक टेस्टस के अंदर 800 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, और ये पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना है। और जबकि एग प्रोडक्शन ओवरीज में होता है और ओवरीज के अंदर फॉलिकल में होता है। टेस्टिस जो है वो आउटसाइड फ्रॉम बॉडी क्यों है, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो सेंटीग्रेड चाहिए वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बॉडी की टेम्परेचर है 70 सेंटीग्रेड, इसलिए ये स्लाइडली आउटसाइड फ्रॉम बॉडी है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इनका जो वाल है उसके अंदर 2 किस्म के सेल पाया जाता है, एक का नाम है स्पर्मेटोजेनिक सेल और एक का नाम है सस्टेंटिकुलर सेल। और इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दरमियान में एक सेल पाया जाता है, उसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल, और इसका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना, लिहाजा इन सेल को हम आगे हार्मोन वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है इसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ से स्पर्म की जो लाइफ है वो शुरू होती है, कि क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ आया स्पर्म मदर सेल। इसमें एक सेल इनलार्ज हो जाता है, और जब इनलार्ज हो जाता है तो उसको फिर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। उसके बाद इसमें हो जाता है मियोसिस 1, तो जो 2 नए सेल प्रोड्यूस होंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर हो जाता है मियोसिस 2, तो उससे 4 सेल आएंगे, उसको फिर हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स जो है वो उसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाता है और उससे फिर बन जाता है स्पर्म्स। और सस्टेंटिकुलर सेल का क्या काम है, जब ये स्पर्म बनेगा तो उस दौरान स्पर्म को नरिशमेंट और फ्लूइड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि ऊपर एक सेल है, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्म मदर सेल। ये जब ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है, तो इससे बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब इसमें मियोसिस 1 हो जाता है तो 2 सेल आ जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर हर एक सेल में मियोसिस 2 होगा तो उसको जो 4 नए सेल आएंगे उसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स।
स्पर्मेटोड में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे और ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई है। और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक हेड है और इसके पीछे टेल है जो कि एक फ्लैजेला के तौर पर काम करता है और वो आगे मूव करने में हेल्प देता है। अब ये एक साइड आपको याद हो गया तो इसी से रिलेटेड आप ओजेनेसिस भी याद कर सकते हैं कि जो फॉलिकल है उसके अंदर एक सेल होता है उसको हम कहते हैं ओ मदर सेल या ओगोनियम में कहते हैं। जैसे स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनिया और यहाँ पे ओ मदर सेल या ओगोनियम ये इनलार्ज हो जाता है और इससे प्राइमरी ओसाइट बन जाता है। जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट। और इसमें जब मियोसिस 1 हो जाता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस याद रखना है कि जो दो नए सेल बनेंगे उनको हमने कहा था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे जो दो सेल बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। एक का नाम होगा सेकेंडरी ओसाइट और दूसरे का नाम होगा पोलर बॉडी। जब मियोसिस थ्रू होगा तो एक का नाम होगा ओटेड और दूसरा का नाम होगा सेकंड पोलर बॉडी। और जो ओटेड है इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे और इससे बन जाएगा ओम या एग। और जो पोलर बॉडी है वो डिजेनरेट ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक सेल है ओगोनियम यानी वो मदर सेल है, एक मदर सेल। और इसमें जब ग्रोथ हो जाता है तो इससे बन जाता है प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस 1 होगा तो इससे दो सेल बनेंगे। एक का नाम होगा सेकेंडरी ओसाइट, दूसरे का नाम होगा फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें भी मियोसिस 2 होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी में भी मियोसिस 2 होगा लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं है। जब मियोसिस 2 हो जाए तो नए दो सेल आएंगे, एक का नाम होगा ओटेड और दूसरा का नाम होगा सेकंड पोलर बॉडी। इस तरह फर्स्ट पोलर बॉडी से भी दो पोलर बॉडी बनेंगे। और ओटेड जो है वो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और इससे बन जाएगा ओवम या एग आप कह सकते हैं। और ये तीन पोलर बॉडी बनेंगे वो डिजेनरेट ख़त्म हो जाएंगे। है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हार्मोन कंट्रोल करता है। हार्मोन क्या है? ये हमारे पास केमिकल मैसेंजर है और जो बायोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है, चेंज करता है, कभी इंक्रीज़ कभी डिक्रीज़। और ये हार्मोन जो है वो स्पेशल सेल आर्गन से रिलीज़ होंगे, उसका नाम होगा ग्लैंड्स। यहाँ पे मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूँ कि ब्रेन का एक पार्ट है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। यहाँ पे डायग्राम में भी राइट जानब आपको नज़र आ रहा होगा। इससे एक फैक्टर है, एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं GnRH के साथ। ये हार्मोन आके पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है ब्रेन में मौजूद है हाइपोथैलेमस के नीचे, उसके ऊपर एक करता है, हमला करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब पर, क्योंकि इसके तीन लोब है, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर, इसके इंटीरियर लोब पे हमला करता है और वहाँ से एक और हार्मोन निकालता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिन। गोनेड लफ्ज़ आया है लिहाजा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने कहा था कि गोनेड्स कहते हैं। गोनेडोट्रोफिन कलेक्टिवली दो हार्मोन का नाम है। एक हार्मोन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH और दूसरा का नाम है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ब्रेन से आएगा और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर मेल है तो टेस्टिस के ऊपर एक्ट करेगा और अगर फीमेल है तो ओवरीज के ऊपर एक्ट करेगा। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये हार्मोन पहुँचेंगे आगे क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। मेल का सिचुएशन देखते हैं। दो हार्मोन हमने पढ़े LH और मेल के केस में इस हार्मोन को ICSH भी कहते हैं और ये डबल नेम है, ये आपको याद रखना है। ICSH एब्रिविएशन है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमने पढ़ा था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल मौजूद होता है और इसका दूसरा नाम है लेडन सेल। तो LH हार्मोन जो है वो इस सेल के ऊपर एक्ट करता है और इस सेल से निकल जाता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है कि इस स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जो है उसको नुमाया करता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब है कि आवाज़ का मोटा होना, बियर्ड आना, इसके अलावा मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों में बाल आना, इस कैरेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। ये तो हो गया काम LH का। अब FSH का क्या काम है? FSH ये ए करता है सर्टुली सेल पर। सर्टुली सेल का दूसरा नाम है सस्टेंटिकुलर सेल और यहाँ से एक प्रोटीन निकलता है, इसको हम कहते हैं ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये प्रोटीन
स्पर्मेटोजेनेसिस को फर्दर इंक्रीज कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म का प्रोडक्शन हाई हो जाता है, स्पर्म ज़्यादा हो जाता है, तो इस ही सेंट्रूरी सेल से एक और हार्मोन निकल जाता है, उसको हम कहते हैं इनहिबिन, और ये इनहिबिट करता है एफएसएच को, मज़ीद एफएसएच की सिक्रीशन को ख़त्म कर देता है। और टेस्टोस्टेरोन क्या कर देता है, उसकी सिक्रीशन जब हाई हो जाती है तो वो इनहिबिट करता है एलएच सिक्रीशन को। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, एलएच ने सिक्रीशन की थी टेस्टोस्टेरोन की, और टेस्टोस्टेरोन से ज़्यादा होने की वजह से सिक्रीशन बंद हो गई एलएच की, और एफएसएच ने हमला किया था सर्टोली सेल से, और उस सर्टोली सेल से इनहिबिन निकलता है और वो सिक्रीशन डिक्रीज कर देता है एफएसएच का। तो ये यहाँ पे आपको हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम नज़र आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लें, अभी हमने जनरल ओवरव्यू देखा कि एलएच और एफएसएच पहुंच जाएगा ओवरीज के अंदर, और ओवरीज के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं इनर मेडोला और दूसरे को हम कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स। इनर मेडोला में होता है ब्लड वेजल और आउटर कॉर्टेक्स में होता है फॉलिकल। हम यही बार बार पढ़ रहे हैं कि ओवरीज के अंदर फॉलिकल हैं, तो फॉलिकल कौन से हिस्से में है, आउटर कॉर्टेक्स के हिस्से में है। जब ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है यूट्रस में, पहले जो 5 मंथ्स है डेवलप का, तो इसी दौरान जो फीमेल फिटस है उसके ओवरी के अंदर फॉलिकल बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं प्री मॉर्डियल फॉलिकल। जब ये बच्चा पैदा हो जाता है, फिर ग्रो कर जाता है और यहाँ तक कि बलूगत में पहुँच जाता है, तो ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो है ये डेवलप हो जाते हैं, और इससे बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स। यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल बच्चा पैदा नहीं होता, वहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और बलूगत तक इसको हम प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। उसके बाद ये डेवलप हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल में, फिर और डेवलप हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रीमोर्डियल को कौन डेवलप करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में, तो इसके लिए एक हार्मोन इस्तेमाल होता है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ज़ाहिर है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, डेवलप करेगा, तो ये हार्मोन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल में मेहनत करता है। बेसिकली 15 to 20 फॉलिकल जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन एक जो है वो मेच्योर हो जाता है। अब फॉलिकल जो है वो डेवलप हो गया फुली, और पहले हमने पढ़ा था ओजेनेसिस के फॉलिकल के अंदर जो है वो एग प्रोड्यूस होता है। तो जब एग प्रोड्यूस होता है और फॉलिकल इस एग को रिलीज़ नहीं करता, एग मौजूद है, तो तब इस फॉलिकल का नाम होगा ग्राफियन फॉलिकल। फिर आएगा एलएच हार्मोन। पहले हम भी पढ़ चुके हैं कि एलएच हार्मोन जो है वो फॉलिकल को रप्चर करेगा, ब्रेक करेगा, और यहाँ से एग को जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हमने बोला था ओवेलेशन। और इसके अलावा जब एग रिलीज़ नहीं हुई थी तब फॉलिकल का नाम था ग्राफियन फॉलिकल, और जब एग रिलीज़ हो जाए तो तब फॉलिकल का नाम बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बदल जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, और ये डिजेनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इस पूरी स्लाइड में हार्मोन का फंक्शन कहाँ है, जो ब्लैक से आपको नज़र आ रहा है। एफएसएच फॉलिकल डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है, और एलएच फॉलिकल से एग को रिलीज़ करने में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक और टॉपिक के साथ कवर हो गया कि फॉलिकल कैसे डेवलप्ड होते हैं। स्लाइड को मैं आपके लिए ईजी करता हूँ। जो फॉलिकल के मुख्तलिफ नाम हमने लिए हैं वो यही है: प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस एल्बिकन। फॉलिकल फिटस में होगा तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल। जब फॉलिकल में अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी बाय एफएसएच हार्मोन तो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल। जब फॉलिकल के अंदर एग हो और वो रिलीज़ से पहले हो, बिफोर एग रिलीज, तो ग्राफियन फॉलिकल, और आफ्टर एग रिलीज तो कार्पस ल्यूटम, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती तो ये कार्पस ल्यूटम कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस अल्बिकन में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ओवरीज के अंदर फॉलिकल में एग बन जाता है और वो मुँह करके फॉलोपियन ट्यूब में वेट करता है कि स्पर्म आएंगे, और इसी दौरान जो यूट्रस है वो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड होता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और ज़ायगोट इम्प्लांट हो सके यूट्रस के अंदर और ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट शुरू हो जाए। यहाँ पे सब प्रिपरेशन तैयार हो चुकी होती है, लेकिन अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन होगा। और अब हम
ये केस देखते हैं कि अगर स्पर्म नहीं है तो क्या होगा। तो ये होगा कि जो यूट्रस जो है वो उसका वाल थिक हो गया होगा, वो फुली प्रिपेयर्ड हुआ होगा, वो बस्ट कर जाएगा। और इसी तरह वो सारा कुछ एक समेत, और वो जो यूट्रस की प्रिपरेशन थी, लाइनिंग थी, वो ब्लड के शिकर में विजाना से रिलीज़ हो जाएगा। तो इस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और ये मंथली लेवल पे होता है, यानी ज़्यादातर ये 28 दिन के बाद ये साइकिल रिन्यू हो जाता है। ये साइकिल शुरू हो जाता है एट प्यूबर्टी यानी बलूगत से, और स्टॉप हो जाता है एट एज ऑफ 45 टू 55 ईयर्स। साइकिल के 4 स्टेज होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 है फॉलिक्यूलर फेज़, ओवल्यूशन, ल्यूटेल फेज़ और मेंस्ट्रुएशन। सबसे पहले है फॉलिक्यूलर फेज़। क्या होता है कि जो जहाँ से एक बनता है उसको हम कहते हैं फॉलिकल, और जब वो फुली डेवलप हो जाता है तो उससे एक हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। ये हार्मोन क्या करता है कि जो यूट्रस का आउटर लाइनिंग है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसको प्रिपेयर करता है, थिक करता है। क्यों? ताकि एम्ब्रियो जो है वो वहाँ पे इम्प्लांट हो सके। इस स्टेप को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज़, यानी फॉलिकल से ये बात शुरू हो गई तो इसलिए फॉलिक्यूलर फेज़ है। दूसरा फेज़ है ओवल्यूशन, और ये समझने की वाली फेज़ है कि जब ऊपर हमने देखा कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो लिहाजा साथ साथ वक्त के साथ साथ एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो इससे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो दूसरी जानिब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH वो इनहिबिट बंद हो जाएगी, क्योंकि FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन नाम से जाहिर है कि फॉलिकल बनाएगा, और फॉलिकल अब इतना डेवलप हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, लिहाजा फॉलिकल की और डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इसलिए FSH वो जो है वो इनहिबिट उसकी सिक्रीशन हो जाएगी। अब LH हार्मोन क्या करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये ओवल्यूशन करेगा। ओवल्यूशन का मतलब है रिलीज ऑफ एग। फॉलिकल के अंदर जो एग है वो रिलीज़ करेगा किसकी तरफ, फॉलोपियन ट्यूब की तरफ। तो यहाँ पे ओवल्यूशन हो गया है। ओवल्यूशन कहते हैं रिलीज ऑफ एग, यानी फॉलिकल के अंदर जो एग बना है उसका रिलीज़ करना, तो इस स्टेप को हम ओवल्यूशन कहते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो है ल्यूटील फेज। जब फॉलिकल से एग रिलीज हो जाएगी तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और इसका नाम बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन एक और हार्मोन है जो रिलीज़ होता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल कंप्लीट कर देगा 10 टू 14 डेज़ के अंदर अंदर। अब लास्ट फेज है मेंस्ट्रुएशन, और अगर एग जो है वो अब फर्टिलाइज नहीं होता, जो रिलीज़ हुई थी फॉलिकल से इंतज़ार में थी स्पर्म की, तो कार्पस ल्यूटम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो है उसकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे कार्पस ल्यूटियम से, फॉलिकल से, वो ख़त्म हो गया तो इसका प्रोडक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि ब्रेक क्यों होगा, क्योंकि उसका मेंटेन रखना किसका काम था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब वो नहीं रहे, लिहाजा एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का मतलब है कि ब्लड स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ट्रांसपोर्ट ऑफ एग इन ह्यूमन। एक हमें पता है, बार बार पढ़ रहे हैं कि फॉलिकल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और फॉलिकल से निकालने में एक हार्मोन हेल्प करता है जिसका नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इस प्रोसेस को अभी हमने पढ़ा कहते हैं ओव्यूलेशन। पूरी ओवरी जो है उसके पास फिंगर लाइक सेल है जिसको हम सीले भी कहते हैं, और इससे पहले स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था फिम्ब्राई, और ये मस्कुलर कंट्रक्शन करता है, यानी जैसे ही एक इसके ऊपर लग जाता है तो वो आगे की तरफ मुँह करता है और अपने साथ जो एग है उसको धकेल देता है फालोपियन ट्यूब में, या हम कह सकते हैं यूटेराइन ट्यूब में। जब एग फालोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो वहाँ पे इंतज़ार करता है स्पर्म का, और स्पर्म आके उसके साथ टकरा जाता है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है ये 1/3 पोर्शन ऑफ यूटेराइन ट्यूब में होता है, यानी एग अभी एक हिस्सा तय कर चुका है और आगे 2 हिस्से और रास्ता उसको तय करना होगा। इसी जगह पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात ये है कि एग जो है वो ज़्यादातर जो है वो ओवरी की तरफ
होती हैं। और एक का जो आउटर मेम्ब्रेन है ह्यूमन में, उसको हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ये बना होता है फिब्रस प्रोटीन से, प्लस इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो स्पर्म बाइंडिंग में ज़रूरत पेश आती है। स्पर्म की अगर हम बात कर लें, स्पर्म के स्ट्रक्चर हमने देखा था, इसके पास एक हेड होता है जिसको हम एक क्रोमोसोमल हेड कहते हैं, और इस हेड के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको हम लाइसिन एंजाइम कहते हैं। और इस एंजाइम लाइसिन में ये सलाहियत होती है कि जो एक का जो मेम्ब्रेन है आउटर वेटलैंड मेम्ब्रेन, उसको डिज़ोल्व करता है, ख़त्म करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि एक की तरफ मिलियन स्पर्म पहुंच जाते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए सिर्फ एक ही ज़रूरत होती है, और एक स्पर्म कामयाब हो जाता है। तो अब उस क्वेश्चन ये है कि एक स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन की, तो दूसरा अगर पहुंचा है तो वो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर सकता, एक के अंदर पेनिट्रेट क्यों नहीं हो सकता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म टकरा जाता है, उसके बाद ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कुछ चेंजेस हो जाती हैं, और यहाँ पे कुछ आयोनिक चेंजेस होते हैं, आगे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इस चेंजेस की वजह से फिर दूसरा स्पर्म एक के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है जायगोट में, और फिर ये जो एग है या जायगोट है, ये 5 दिन लेते हैं यूट्रस में पहुंचने के लिए, और वहाँ पे फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं, और इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, हम कह सकते हैं डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से डेवलपमेंटल बायोलॉजी शुरू होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। के बाद 3 क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहला है कि हाउ स्पर्म एंटर टू एग। जब स्पर्म एक के साथ टकरा जाता है तो कैसे एंट्री हासिल करता है। जब स्पर्म कांटेक्ट करता है एग के साथ, तो एग के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आपको याद रखना है, एग है, एग के ऊपर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एग एक सेल है तो लाज़िमात सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन एक और होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नाम हमने बोला था विटलाइन मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। तो जैसे स्पर्म कांटेक्ट करता है एक के साथ, तो ये जो माइक्रोविलाई है, ये स्पर्म का जो हेड है उसके इर्द गिर्द रैप कर जाता है। यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि स्पर्म का जो हेड है उसके ऊपर आपको ये जो हेड से इर्द गिर्द आपको लाइन के साथ नज़र आ रहा है, ये माइक्रोविलाई ने हेड को गिर से घेर लिया है। और इसके बाद एक के अंदर होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट एक प्रोटीन है और ये कंट्रैक्शन में काम करता है। जो माइक्रोफिलामेंट है वो फिर कंट्रैक्ट करेगा, जिसे कंट्रैक्ट करेगा तो माइक्रोविलाई को अपनी तरफ कंट्रैक्ट करेगा, और माइक्रोविलाई कंटेक्ट है स्पर्म के हेड के साथ, तो स्पर्म जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, अंदर की तरफ धकेल दिया जाएगा, और इसी तरह स्पर्म जो है वो एंटर हो जाएगा एक के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पर्म तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म, और एक की तरफ ही बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन जो है वो उसको किस तरह स्टॉप किया जाता है, क्योंकि स्पर्म 2-3 आप ले लें लगेंगे, और एक जब एंटर होगा तो दूसरा क्या इस तरह चेंजेस होंगे एक के अंदर कि दूसरा स्पर्म एंट्री नहीं कर सकता। तो उसके 3 रीज़न है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, साइक्लोसिस। जैसे ही पहला स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है एग के अंदर, तो बहुत ही कम टाइम में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चार्जेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयोनिक चेंजेस हो जाता है। और इसका क्या फ़ायदा हो जाता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है और स्पर्म के अंदर, और स्पर्म अगर टकराते हैं तो उसका माइक्रोविलाई जो है वो उसके इर्द गिर्द नहीं आएगा, क्योंकि अनरिस्पॉन्सिव है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। इसलिए ये जो पहला रीज़न है, इससे सेकंड फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाता है। दूसरे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एक के 2 पोर्शन की जिक्र की गई थी, कॉर्टेक्स और मोडेला। तो कॉर्टेक्स में कुछ दाने होते हैं जिसको हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं, या इसको स्पेसिफिक नाम देता है कॉर्टिक्यूलर ग्रेन्यूल, यानी कॉर्टेक्स के अंदर ग्रेन्यूल। इसी स्पर्म एक पेनिट्रेट कर जाता है तो ये ग्रेन्यूल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वेटलाइन मेम्ब्रेन के दरमियान डिस्चार्ज हो जाता है साइटोप्लाज्म से। और पहले वेटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट थे, जब ये उनके दरमियान चले जाएंगे तो ये इसका दोनों का जो कनेक्शन है वेटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो लूज़ हो जाता है। और इसके बाद इस ग्रेन्यूल के अंदर वाटर और प्रोटीन आ जाता है, और इसकी वजह से इस ग्रेन्यूल का जो पोर्शन है वो सख्त हो जाता है, स्ट्रेचन हो जाता है। अब जो ये नया स्ट्रक्चर बन गया वेटलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये फर्दर एक थर्ड लेयर आ गई, तो लिहाजा
नेक्स्ट जो सेकंड स्पर्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और ये पूरा काम जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का बनना 102 मिनट के अंदर अंदर टेक प्लेस हो जाता है। थर्ड पॉइंट है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस आपको पता है कि जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, साइटोप्लाज्म इधर उधर सेल के अंदर मूव करता है। जो आउटर साइटोप्लाज्म है फर्टिलाइजेशन के बाद, स्पर्म की एंट्री के बाद, वो स्लाइडिंग मूवमेंट शुरू करता है जिसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, और इसकी रिजल्ट में एक ग्रे क्रेसेंट हाफ चांद नुमा शक्ल ज़ाहिर होती है, और ये मूवमेंट एक गार्ड सिक्योरिटी की तरह बिहेवियर शो करता है, तो लिहाजा नेक्स्ट स्पर्म इंटर नहीं कर सकता। तो ये तीन वजूहात है कि जिसकी बिना पर सेकंड फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाती हैं, और सेकंड फर्टिलाइजेशन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सेकंड फर्टिलाइजेशन हो जाए तो नॉर्मल सेल नहीं बनेगा, ज़ायगोट पर नॉर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि एक के 23 क्रोमोसोम और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 हो जाता है, और इसके अलावा अगर सेकंड स्पर्म आएगा तो 23 और क्रोमोसोम आएंगे, तो फिर नॉर्मल सेल नहीं रहेगा। तो इन तीन वजूहात की वजह से सेकंड फर्टिलाइजेशन स्टॉप हो जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो कि ज़ायगोट में डेवलपमेंट होनी है, तो ज़ायगोट कैसे अपने आप को डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए चार चीज़ इस्तेमाल होते हैं: इंक्रीज पीएच, डीएनए रिप्लिकेशन, प्रोटीन और ग्रे क्रेसेंट। अभी हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ आयोनिक चेंजेस होते हैं, और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, तो इससे जो साइटोप्लाज्म का जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इस पीएच इंक्रीज होने से जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ज़ायगोट में इनिशिएट हो जाता है। यहाँ से एक आप कह सकते हैं किक मिल जाता है ज़ायगोट को कि आप सेल डिवीजन स्टार्ट करें और डेवलपमेंट शुरू करें। दूसरा डीएनए रिप्लिकेशन। ज़ाहिर बात है कि ज़ायगोट जो है वो डिवाइड होगा, एक सेल है वो डिवाइड होगा दो सेल में, और हर सेल में डीएनए चाहिए, तो लिहाजा कॉपी ऑफ डीएनए जो है वो शुरू हो जाती है, और डीएनए रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है। डीएनए रिप्लिकेशन के लिए चाहिए एंजाइम, और एंजाइम है प्रोटीन, लिहाजा प्रोटीन का सिंथेसिस करना होगा। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है? डीएनए होता है, डीएनए से बन जाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन, यानी ये टू स्टेप प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा। लिहाजा ज़ायगोट में ऑलरेडी मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट हो जाता है, और इससे जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और ये कम टाइम लगेगा क्योंकि एक स्टेप में प्रोटीन बनेगा। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा ग्रे क्रेसेंट बनता है, तो ग्रे क्रेसेंट जो है वो सिग्नल के तौर पर काम करता है, वहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं कि आर्गन और डेवलपमेंट कैसी होनी।